जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज जो स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम एमसीक्यू मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ है। पहले मैं आपके क्विज के बारे में डिस्कशन थोड़ी सी करना चाहता हूँ। आपके क्विज के ऊपर मैं इन प्रोसेस का काम कर रहा हूँ। असल में फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही एक स्टैंडर्ड का तैयार हो गया ना टेम्पलेट, फिर उसके बाद बाकी तो उसी स्टाइल के ऊपर काम तब भी होगा, लेकिन निस्बतन कम होगा। तो इससे थोड़ा सा डिले कर रहा है। मेरी कोशिश तो रोज़ ही होती है कि मैं आज फाइनल कर दूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ अड़ जाती है। तो लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं आपके साथ क्विज शेयर कर दूंगा। आपने जो स्टैंडर्ड पिछले पढ़े हैं उनको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। यानी कोशिश करें वीकेंड के ऊपर ये प्रैक्टिस बना लें कि जितने भी प्रीवियस स्टैंडर्ड है वो आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस अभी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रिपोर्ट में आपको पता है वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। जब वो रिपोर्ट की केस स्टडी पूछता है ना, कभी एमसीक्यू मैटर आ जाता है, कभी अदर मैटर आ जाता है, कभी गोइंग कंसर्न का इशू आ जाता है, कभी की एडेड मैटर। तो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड जब हम काफ़ी हद तक 4-5 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस काबिल होते हैं एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करने के। इसलिए अभी हम क्लास में भी एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहे। उसकी रीज़न यही है, अगर मैं करवाऊंगा ना आपको तो उसमें किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि ऐसा कंसेप्ट आ जाए जो कि अभी तक आपने ना पढ़ा हो। तो वो 1-2 स्टैंडर्ड और कवर करने गोइंग कंसर्न का खास तौर पे। आज हमारा होगा एमसीक्यू मैटर अदर मैटर 706। कल का प्लान किया मैंने 701 की एडेड मैटर, फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड 570। फिर हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे क्लास में भी। जी कल हमने स्टैंडर्ड कवर किया था ISA 705। उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या 700 में से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ठीक, समझ गया। ISA 700 में कंसेप्ट डिस्कस करता है। वो कहता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपको ऑडिट करना होगा ISAs के मुताबिक भी और नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी। जैसे मिलता जुलता कंसेप्ट उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के कंटेक्स्ट में भी एक जगह पे यूज किया है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको एक नहीं 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ती हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर करना पड़ती है तो उसका मतलब है पॉसिबल है कि ऑडिट भी 2 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना पड़े, ठीक है। तो रूल दोनों का सेम है। अगर आप देखें ना तो कंसेप्ट क्या है कि आप दोनों के मुताबिक कोई भी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ऑडिट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, ठीक है। ऑडिटिंग ये जो कंसेप्ट आपने पूछा है कि अगर ISS के मुताबिक वैलिड कर रहे हैं और जो लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनके मुताबिक वैलिड कर रहे हैं, तो उस सूरत में ISA ये कहता है कि देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है, जब हम ऑडिट कर रहे हैं, जब कोई भी एक चीज है वो हम 2 डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि हो सकता है किसी एक की रिक्वायरमेंट दूसरे के अगेंस्ट हो, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो। तो अगर कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी तो इसका मतलब ये है कि हम कंप्लायंस विद दैट फ्रेमवर्क या दैट स्टैंडर्ड शो नहीं कर सकते। अगर कहीं कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है, एक को हमने पूरा करते हैं तो दूसरे की वायलेशन होती है, तो इसका मतलब है एक के मुताबिक कंप्लायंस शो कर सकते हैं, दूसरे के मुताबिक नहीं। ये मसला आता है जब कभी 2 स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। यहां पे वो ये कह रहा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और नेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों के मुताबिक ऑडिट कर रहे हैं, तो इसमें भी मसला क्या, कंफ्लिक्ट आ सकता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कुछ जगहों पे। तो ISA बात जो कर रहा है ना वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। एक चीज ये ध्यान में रखिए, ISA अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। यानी उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जी कंप्लायंस आप अपनी रिपोर्ट में कंप्लायंस विद ISA उसी सूरत में शो करेंगे जब आपने मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगी। खास तौर पे क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट में सबसे अहम चीज रिपोर्ट होती है, तो देखा खास तौर पे मेरी रिपोर्ट के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप जो फाइनल रिपोर्ट देंगे ना उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ये ना हो कि मेरे 10 एलिमेंट्स हैं जो नेशनल स्टैंडर्ड्स के 8 हैं, आप सिर्फ 8 के मुताबिक रिपोर्ट बना के बैठ जाए। उस सूरत में आप कंप्लायंस विद ISA नहीं लिख सकेंगे। अब याद है हम ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लिखते हैं वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में स्टैंड कौन सा ISA है। तो वो ये कह रहा है कि अगर तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने जो मैंने एलिमेंट्स कहे हैं वो सारे के सारे लिखे हो, ठीक है, पहली शर्त लॉजिकल है। दूसरी शर्त दोनों स्टैंडर्ड्स सेम ओपिनियन के ऊपर पहुंच रहे हो। ये नहीं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप क्वालिफाइड ओपिनियन के ऊपर पहुंच रहे हो, नेशनल के मुताबिक अनमोडिफाइड ओपिनियन के ऊपर, और आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, ये तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं होगी। तो वो कह रहा है दोनों स्टैंडर्ड सेम ओपिनियन पे पहुंच रहे हो, और फिर अगर हम कह रहे हैं कि एमसीक्यू मैटर आना चाहिए या अदर मैटर आना चाहिए, तो चाहे लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर नहीं भी कर रहे, आपने अपनी रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर अदर मैटर इंक्लूड करना है। अगर तो ये शर्तें पूरी करते हैं, देखो उसने बड़ी बड़ी चीजें सारी सिक्योर कर ली अपनी, एलिमेंट्स कम से कम सारे पूरे हों, ओपिनियन दोनों का सेम हो, और अगर ISA रिक्वायर करे एमसीक्यू मैटर अदर मैटर तो वो इंक्लूडेड हो। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया है, लोकल को भी पूरा किया। अच्छा यहाँ पे ज़हन में आपके सवाल शायद आ रहा हो कि अगर लोकल स्टैंडर्ड रिक्वायर करे एमसीक्यू मैटर अदर मैटर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर ना करें, फिर क्या हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं इसमें मुझे मसला नहीं है, वो कहते हैं जी मेरी चीजें पूरी कर लें, बाकी नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उससे ज्यादा चीजें आपको कहते हैं तो वो कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो अगर नेशनल स्टैंडर्ड एमसीक्यू मैटर अदर मैटर रिक्वायर करे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं चाहे दें चाहे ना दें, मुझे उससे टेंशन कोई नहीं है। मुझे मसला किससे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, कि जो मैं ओपिनियन कह रहा हूं वो हो, जब मैं एमसीक्यू मैटर अदर मैटर कह रहा हूं आना चाहिए तो फिर वो एमसीक्यू मैटर अदर मैटर उस मैटर के ऊपर आए, ठीक है जी। ये 700 का कंसेप्ट था। और कोई क्वेश्चन प्रीवियस 200 में से भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ ले, बेफिक्र होकर पूछे प्रीवियस। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट ऑप्शन होती है हमारे पास। सबसे बेहतर ऑप्शन जो मेरे जाती ख्याल में है वो ये है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर दो फ्रेमवर्क के मुताबिक बनानी है ना, ठीक है, स्टैंड तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम होता है कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों फ्रेमवर्क, जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में हमने कहा ना, एक ही वक्त में दोनों की कंप्लायंस मुश्किल है, तो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दो डिफरेंट फ्रेमवर्क में बने होना ये रेयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दो लोग भी हो ना, दो भाई भी हो, उनमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ तो होता ही है, तो दो फ्रेमवर्क भी रेयर है ये कि उनका आपस में इख्तलाफ ना हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही है, आप अपनी रिपोर्ट में दोनों फ्रेमवर्क के ऊपर ओपिनियन देंगे, जितने फ्रेमवर्क उतने ओपिनियन, सिंपल रूल, जितने फ्रेमवर्क उतने ओपिनियन कंप्लाई करेंगे। बेहतर इसमें मेरे ख्याल में ये है कि आप एक फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट अलग बनाएं, दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाएं, बस सादा सी बात है, इकट्ठे करने की क्या जरूरत है, अलग कर दें। ये भी ऑप्शन डिस्कस हुई है, इसको कहते हैं टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टू फ्रेमवर्क नहीं कहलाता, फिर ये सिचुएशन क्या कहलाती है, टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शायद आज की एग्जांपल आएगी, लेकिन ये सिचुएशन इस एग्जांपल को डिस्कस नहीं कर रही। ये सिचुएशन क्या है जो भाई ने पूछी है कि एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो दोनों फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक है, रिपोर्ट कितनी होंगी, रिपोर्ट भी एक ही होगी, हाँ उसमें ओपिनियन दो होंगे, एक आईएफआरएस के मुताबिक, दूसरा शायद किसी और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक। ये समझ, रिपोर्ट दो कब होंगी, जब टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल, इसमें रिपोर्ट एक क्यों है, एक ही सेट, स्टैंडर्ड ये कहता है एक ही सेट के अंदर आप मल्टीपल ओपिनियंस दे सकते हैं, ये कैफ में नहीं पढ़ा था कंसेप्ट आपने, सीफा का कंसेप्ट है, मल्टीपल ओपिनियन दे सकते हैं। अब कैसे, अगला सवाल यह है कैसे, इसमें भी आगे फर्दर दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है जो कि अच्छी वाली ऑप्शन, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, कि आप पहले एक ओपिनियन की हेडिंग दें कि ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, फिर दूसरी हेडिंग दें ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद गैप, ऐसे भी ठीक है। और अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, एक ही ओपिनियन के अंदर चलते चलते लिखें कि वी एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ठीक है, एक्सप्रेस अनमोडिफाइड दैट फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड आल्सो एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन दैट फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद गैप। यानी एक ही सेंटेंस में दोनों के बारे में बता दीजिए, एक ही पैराग्राफ में, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन, इजाजत दोनों की है, दोनों से भी है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो है अलग अलग ओपिनियन, क्योंकि अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन हो ना तो फिर तो इकट्ठे करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर एक साइड के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरे पे अनमोडिफाइड, या दोनों पे फर्ज कीजिए क्वालिफाइड डिफरेंट रीजन की, उस वक्त प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल जो ओपिनियन है, अगर आपके फ्रेमवर्क एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हो, सिचुएशन टू सिचुएशन फर्क है, टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग कंसेप्ट है, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हुई है, ये अलग कंसेप्ट है। इसमें दो ओपिनियन आएंगे, चाहे तो अलग अलग पैराग्राफ दे दें, चाहे एक ही पैराग्राफ में इंक्लूड कर दें। डन जी, क्लियर हुआ जी? और कोई क्वेश्चन? भाई ने पूछा था, मुतमिन है, किसने पूछा था, मुतमिन जी, चलिए और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन बेसिस फॉर ओपिनियन। एक क्वेश्चन है कि जब डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ना, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेसिस रिपोर्ट के अंदर कुछ होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्यों नहीं इंक्लूड की जाएगी डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में। वो इसलिए कि डिस्क्लेमर ओपिनियन के केस में आप ऑडिट कर ही नहीं सके। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं कर सके, मतलब थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल तो आप ऑडिट कर ही नहीं सके। तो इसका मतलब है जो चीजें नॉर्मल रूटीन में हम लिखते हैं कि हमने ये काम किया और ये सिचुएशन है, वो सारी चीजें नहीं लिख सके। ठीक है, अब स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पे बेसिकली स्टैंडर्ड जगह पे ना एप्लीकेशन पैराग्राफ में रीजन बताता है, ये दो तीन चेंजेस होती हैं इनकी, कि जब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ना, खास तौर पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो चूंकि हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हमें रिपोर्ट के अंदर हर उस सेंटेंस को अवॉइड करना है जिससे ये मीनिंग सामने आ रहा हो कि हमने शायद कोई ऑडिट किया है, हमने शायद कोई एविडेंस ऑब्टेन किया है। हालांकि थोड़ा बहुत एविडेंस ऑब्टेन शायद किया भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आपने ये स्टेटमेंट रिपोर्ट में लिखने से अवॉइड करना है, यूजर्स में गलत अंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं। जैसे वो कहता है कि जब आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया हो ना, की ऑडिट मैटर सेक्शन, आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि ऑडिट मैटर सेक्शन क्या होता है, वो इंक्लूड नहीं करना, बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना। हालांकि की ऑडिट मैटर होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ये किया, उससे यूजर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकता है कि अच्छा इन्होंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, की ऑडिट में कह रहे हैं मैंने ये भी किया। इंटरनल इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, कंफ्लिक्ट हो सकता है, लॉजिक समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इसी तरह वो कहता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो, तो फिर आपने अगर उसी एंगेजमेंट में कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट के ऊपर भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो भी फिर आपने अनमोडिफाइड नहीं देना कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो सिर्फ ट्रेड डेटर्स के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है, इंटरनल इनकंसिस्टेंसी। तो इसलिए उसने कुछ चेंजेस किया। अब अगला सवाल है वो चेंजेस क्या है? एक तो की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, क्लियर। अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ, सॉरी ये जो अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ ये भी नहीं आएगा, ये भी क्लियर। उसके बाद एक जगह पे होता है, लिखा होता है कि हमने इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया, हमने 2 चावी गवर्नेंस को कुछ कम्युनिकेशन करनी थी वो की,
ठीक, कम्युनिकेशन कब करते हैं? जब कोई सिग्निफिकेंट मैटर सामने आए तभी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे ना। तो क्या ये वाली लाइंस हमें रिपोर्ट में लिखनी चाहिए? नहीं लिखनी चाहिए। तो ये इस तरह की लाइंस हम नहीं लिखते। ठीक है, अब एग्जैक्टली रिपोर्ट के अंदर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पढ़ा आपने? ये हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये उसमें चेंजेस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, मैं वो चेंजेस आपको अलग से शेयर कर दूंगा कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में क्या चेंजेस आते हैं। ये आई कैप का पास पेपर का क्वेश्चन भी है, उसने पूछा हुआ है। ठीक है, और लेकिन बड़ी चेंजेस यही है, ये इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये कम्युनिकेशन करने की 2-4 रिक्वायरमेंट्स को और की ऑर्डर मैटर की और अदर इन्फॉर्मेशन की, ये रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होती। रीजन पता चल गया ना क्यों नहीं? ताकि इंटरनल इनकंसिस्टेंसी को यानी कंफ्लिक्टिंग मैसेज जाने को अवॉइड किया जाए कि एक तरफ कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने ये किया। और कोई क्वेश्चन? जनरल, अच्छा उन्होंने कहा जी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फेयर प्रेजेंटेशन। देखिए अमूमी आपने असल जो जहन में कंसेप्ट बिठाना है ना, बड़ा कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस नहीं। क्या जनरल, पहले ये बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है। जनरल पर्पस कौन सा होता है? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए जो फ्रेमवर्क बनाया जाए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने, ऐसा फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी वो वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए रेलिवेंट होगी, यूजफुल होगी, इसे हम कहते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और ऐसा फ्रेमवर्क जो कि स्पेसिफिक यूजर के लिए ही रेलिवेंट है, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया जाए, उसे कहेंगे हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, ज्यादातर जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, और जो ज्यादातर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकते हैं। हमेशा नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, नॉर्मल की बेस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेमवर्क जनरल पर्पस है कि स्पेशल पर्पस? अगला सवाल ये, किसी रिपोर्ट को पढ़ के एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, तो जनरल पर्पस है। वो जनरल पर्पस है इसलिए वेबसाइट पे अवेलेबल है। स्पेशल पर्पस होती तो सिर्फ बैंक के पास होती या सिर्फ किसी इन्वेस्टर के पास होती। एक असूल ही है, लेकिन लाजमी नहीं है। बात कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता है, विकीलीक्स भी आ गई थी नेट पे, तो ये नहीं आ सकती, वो भी आ सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है ना, जो उस केस में हमारे लिए एज ऑडिटर ये जरूरी है कि हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैराग्राफ में ये मेंशन करना होता है, एमसीओ मैटर पैराग्राफ में, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन अमूमी जनरल पर्पस है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क अमूमी स्पेशल। और आपको ओपिनियन से भी पता चल जाता है ना, ओपिनियन से कि जब होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो आपके ओपिनियन में आता है वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू या फेयरली प्रेजेंट, ये आते हैं अल्फाज। जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये अल्फाज नहीं आते, वो सिर्फ इतना लिखा होता है दिस फाइनेंशियल मैप प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, बस, एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अल्फाज नहीं आते। ठीक, और कोई क्वेश्चन? मैं कर देता हूं मसला। ठीक, मेन कंसेप्ट ये चल रहा है कि एक जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल ओपिनियन दिए जा सकते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब है दिए जा सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें से एक एग्जांपल ये है कि जब सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही है, फ्रेमवर्क भी एक ही है, ठीक है, लेकिन 5 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, आपको पता है जनरल पर्पस में। ठीक है, 5 कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजिंग नोट्स अकाउंट। अब जरा सोच के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। हम इन 5 के बारे में बताते हैं एग्रीगेट। आपने एक टर्म अक्सर पढ़ी होगी या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कलेक्टिवली एक यूनिट मानते हैं। 5 हैं लेकिन हम कलेक्टिवली एक यूनिट मानते हैं। जैसे हाथ में ना 5 उंगलियां, ठीक है, तो ओपिनियन देना ना ऑडिटर ने, इन 5 के ऊपर इकट्ठा ओपिनियन देना है। जरा मुझे सोच के बताइए, जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, 5 ओपिनियन देता है कि एक ओपिनियन? पक्का वो एक ओपिनियन सबके बारे में होता है कलेक्टिवली, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अलग अलग ओपिनियन नहीं देते हम, वरना वो सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन कलेक्टिव। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि बाज़ का तो मिस स्टेटमेंट होती है, वो अक्सर ऐसी होती है जो इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है, बैलेंस शीट को भी इफेक्ट कर रही होंगी, या इनकम जो भी इनकम स्टेटमेंट है कम से कम उसका इफेक्ट इक्विटी पे तो जाएगा ही, तो वो बैलेंस शीट को भी इफेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है
सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट या सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रही हो, ये अमूमी तौर पे होती है क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट। जैसे करंट ऐसे बैलेंस शीट में करंट को नॉन करंट को करंट में क्लासिफाई कर दें, इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम को और सेल्स में सेल्स को अदर इनकम में क्लासिफाई कर दें, तो आप नोट कीजिएगा कि दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मली करते क्या हैं? ऐसी सिचुएशन में हम करते ये हैं कि अगर एक सेट में भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में, हम ओवरऑल ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव टू एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। ऐसा ही है, यानी कलेक्टिव ओपिनियन देते हैं सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ही। सवाल यह स्टैंडर्ड ये कहता है कि सोचे जरा, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है क्या कि बैलेंस शीट में सिर्फ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट है, तो आपको तो सिर्फ ये कह देना चाहिए कि बैलेंस शीट में गड़बड़ है। आप कहते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में सिखाया ये है कि हमने जो ओपिनियन देना है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड ने कहा मेरी तरफ से तो इजाजत नहीं है कि आप ओपिनियन को स्प्लिट करें, दो हिस्सों में डिवाइड करें, कि बैलेंस शीट के ऊपर अलग ओपिनियन दे, क्वालिफाइड दे दे और बाकी के ऊपर अनमॉडिफाइड। लेकिन अगर आपको लोकल लॉज में ये इजाजत मौजूद हो, अगर लोकल लॉज परमिट करते हैं कि आप अपने ओपिनियन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड ओपिनियन दे सकते हैं, तो आप ऐसा कर लें। तो ये जो स्प्लिट ऑफ ओपिनियन की एग्जांपल है वो यही है कि अगर मिस स्टेटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में है और बाकी के चार सेट बिल्कुल परफेक्ट, ना परफेक्ट से ठीक है, तो बजाय ये कि आप ये कहें स्टैंडर्ड के मुताबिक चलेंगे, तो वो क्या कहता है, आप कहें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन दे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन अगर लोकल लॉ अलाउ करते हैं कि आप इस सिचुएशन में अपने ओपिनियन को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट का वर्ड स्टैंडर्ड ने यूज नहीं किया, ये एक जगह पे गाइडेंस में मैंने पढ़ा था, कर सकते हैं, तो फिर उस सूरत में आप कर ले। लेकिन इसकी शर्त क्या है? स्टैंडर्ड ने कहा लोकल लॉस, वरना अगर मेरे ऊपर चलो ना तो फिर एक ही ओपिनियन दो, फिर स्प्लिट नहीं कर सकते। समझ रहे? इसमें एक सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक ही फ्रेमवर्क है, लेकिन उसमें एक जो है उसमें बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो, उसमें प्रॉब्लम में स्टेटमेंट है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो कहता है बजाय यूजर को आप ये कहें कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट, आप सिर्फ ये कहते हैं बैलेंस शीट में बाकी सब ठीक है, यानी बैलेंस शीट के ऊपर समझ क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगा एक तरह से और बाकी ओपिनियन मॉडिफाइड। ठीक है जी। जैसे ये ऐसे ही छोटी सी एग्जांपल में आई है कि स्टूडेंट ने 4 पेपर दिए, 3 में पास हो गया, 1 में फेल। घर जाके क्या बताए, मैं पास हो गया हूँ, ये कहे या मैं फेल हो गया, या स्प्लिट कर ले कि 3 में पास हो गया हूँ, 1 में फेल हो गया हूँ। वो कहता है, अब स्टैंडर्ड कहते हैं भाई आपने घर जाके ये बताना फेल हो गए, चाहे बाकी 3 में पास फेल हो गए, आईटी एक्सेप्शन बोर्डिंग करता है। लेकिन अगर लोकल लॉज अलाउ करते हैं आपको, यानी लोकल लॉज के ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कि आप जो गलत है उसी को बताएं, बाकी सबको ठीक बताएं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं 1 में पास, 1 में फेल, 3 में पास। क्लियर? और की क्वेश्चन? चलिए अब आज का स्टैंडर्ड शुरू करें। आज का स्टैंडर्ड है ISA 706। ये भी आपने कैफ लेवल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ कंसेप्ट, कुछ एग्जांपल्स आएंगी जो कैफ लेवल पे नहीं पढ़ी। पहली चीज, ISA 706 दुनिया में आया किस वजह से? देखिए, जब ISA 705 मौजूद है, ISA 705 किसी से डील करता है? मॉडिफाइड ओपिनियन, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी तो आपने उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देना। तो फिर इस स्टैंडर्ड की क्या जरूरत थी? इस स्टैंडर्ड की जरूरत इस वजह से थी, बल्कि इससे टोटल 3 स्टैंडर्ड है, एक 706 है, 701 है, 570। ये भी अलग अलग पैराग्राफ रिपोर्ट में ऐड करवाते हैं। 706 एमसीओ मैटर में ऐड करवाता है, 701 की में ऐड करवाता है, 570 गोइंग कंसर्न पैराग्राफ ऐड करवाता है। कि सम टाइम ऐसा होता है, इनकी रीजन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर ना तो मिस स्टेटमेंट होता है, ना स्कोप लिमिटेशन होता है, लेकिन वो यूजर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, उस वजह से ये पैराग्राफ दिए जाते हैं। तो आज का पैराग्राफ यही है। इसमें बेसिक रूल याद रखिएगा कि 706 में वो चीज आएगी जो 705 में नहीं आएगी। समझ रहे हैं? 705 में क्या चीज आती है? मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। तो इसका मतलब है 706 एब्सोल्यूट मैटर, अदर मैटर, इसमें जो भी मैटर्स आएंगे उनके लिए लाजिम है कि ना तो वो मिस स्टेटमेंट हो, ना ही स्कोप लिमिटेशन। क्योंकि अगर वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हुए तो वो 705 में जाएंगे, 706 में नहीं जाएंगे। ये मैं स्टैंडर्ड के नंबर बोल दिया करूंगा, चलेगा? 705 अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन किधर जाएगी? 705 में। 706 में 5 में ये फर्क है, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड में कोई मैटर जाता है हमने उसके रूल्स को फॉलो करना। अब इसमें बेसिक पर्पस क्या है कि भाई एब्सोल्यूट मैटर उन सिचुएशन पे दिया जाएगा जो ना तो मिस स्टेटमेंट ना स्कोप लिमिटेशन, लेकिन यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। पहले कुछ साल पहले मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की एग्जांपल्स भी एमसीक्यू मैटर में हुआ करती थी 10-12 साल पहले, लेकिन फिर चूंकि बाकी की एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल से ये वाली एग्जांपल ज्यादा अहम थी, ठीक है, तो उन्होंने इसको निकाल के अलग से स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, वरना देखिए गोइंग कंसर्न का इशू भी अगर आ जाए तो वो मिस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज और मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं होती, यूजर को बताना लेकिन जरूरी होता है। तो बहरहाल ये 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इस स्टैंडर्ड में, कौन कौन से? एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर।
इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कॉमन क्या है? पहले चीज कॉमन चीज बताइए। एमसीक्यूज और मेट्रो अदर मैटर में कॉमन चीज क्या है? कि ये दोनों ना तो मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है। कॉमन चीज ये है। और डिफरेंट चीज क्या है कि एमसीक्यूज ऑफ मैटर में ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट है, और अदर मैटर में ऐसी एग्जांपल्स आएंगी जो कि ऑडिटर से रिलेटेड है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? एमसीक्यूज ऑफ मैटर और अदर मैटर में डिफरेंस क्या? एमसीक्यूज मैटर किन चीजों के ऊपर आएगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। चाहे इसके साथ लिख लें एमसीक्यूज मैटर के साथ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अदर मैटर के साथ क्या लिखेंगे? रिलेटेड टू ऑडिट। अब ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ये याद करने के लिए हुआ करते हैं। मैं ब्रीफली आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बता दूं, याद नहीं आपने करते हैं। ये डेफिनेशन कैफ लेवल पे याद करवाते होते हैं हम, वहां पे याद करके एग्जाम में छापने के काम आती है। सीफा में आपको पता है रिप्रोडक्शन है ही नहीं, कोई भी तो स्टैंडर्ड आपके पास, आपको पता होगा एमसीक्यू मैटर कहां पे डिस्कस हुआ, उधर जाके टाइप कर देंगे आप। लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सिर्फ समझा रहा हूं। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ कह रहा है रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा उस वक्त इफ ऑडिटर कंसीडर्ड इट नेसेसरी। अच्छा ये अल्फाज बड़े अहम है, इफ ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी। इसका मतलब है स्टैंडर्ड ने कोई पक्का रूल नहीं दिया, कोई पत्थर पे लकीर नहीं लिख दी, उसने ऑडिटर के ऊपर छोड़ दिया। अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, जरूरी ना समझे तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ ना दे। लेकिन याद रखिए प्रैक्टिस में ये बात रेलेवेंट है। आपने एग्जाम में जिस एग्जांपल में स्टैंडर्ड ने कहा है एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देना है, उसमें लाजमी इंक्लूड करना है। ठीक है, यानी कह रहा है ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। इफ ऑडिटर कंसीडर्ड इट नेसेसरी, जहां कहीं इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उसने मामला ऑडिटर की जजमेंट पे छोड़ दिया। अगर ऑडिटर को लगे कि इसमें एमसीक्यू मैटर आना चाहिए तो दे, अगर नहीं लगे तो ना दे। लेकिन हम एग्जाम में अपने जजमेंट की बजाय जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जैसे आप हर एग्जांपल को चैलेंज कर सकते हैं कि सर इसमें ये सिचुएशन होगी तो एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, ये होगी तो नहीं आएगा, मैं भी मानूंगा नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में आपने क्या कहना है? स्टैंडर्ड ने जो एग्जांपल दे दी कि इसमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा, हम भी अज्यूम करेंगे कि ठीक है ये यूजर्स के लिए अहम आएगा। हाँ जी, कह रहे कंसीडर नेसेसिटी टू ड्रा यूजर अटेंशन टू अ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर को अंडरलाइन करें, हाँ ये अहम है, which is fundamental to यूजर। इसका मतलब एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ डिस्क्लोजर्स पे आएगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर लाजमी होंगे। अगर आप कहना सर पूरे स्टैंडर्ड में ये पूरे पैराग्राफ में एक सिंगल वर्ड बताएं अहम कौन सा है, मैं कहूंगा डिस्क्लोजर। एमसीक्यू मैटर प्रोवाइडेड द ऑडिट, ठीक है, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं, मतलब जो अहम हो। अच्छा ये बताइए, कह रहा है प्रोवाइडेड द मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू, द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई हिज ओपिनियन बिकॉज़ ऑफ दिस मैटर। इस लाइन में क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड कि वो 705 का मैटर ना हो, शाबाश। और ये जो लाइन है मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर, इसमें क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड वो 701 का मैटर ना हो, क्योंकि अगर 705 का हुआ इसके आगे लिखना चाहिए, लिख सकते हैं 705, ठीक है, और इसके आगे 70। अगर 705 वाला मैटर हुआ तो वो उधर जाएगा, 701 वाला हुआ तो वो उधर जाएगा, ऐसा ही है ना। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स दे रहा है। ये एग्जांपल्स एक एक एग्जांपल्स आपके लिए पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी। इस पूरे स्टैंडर्ड में दो ही चीजें काम की है। जैसे कल 705 पढ़ा था ना, उसमें दो ही चीजें काम की थी। डिसाइड करना है सिचुएशन को देख के कि कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन आएगा और उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। अभी ड्राफ्टिंग में आप वीक होंगे, लेकिन वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग आपकी सेट हो। ठीक है, ड्राफ्टिंग में अक्सर वो वीकनेसेस वगैरह रिपोर्ट देके कहता है इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। तो एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल, इफ देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन को अंडरलाइन करें। कोई लिटिगेशन रेगुलेटरी एक्शन में क्या फर्क है? लिटिगेशन प्राइवेट पार्टीज कंपनी के खिलाफ केस करें, रेगुलेटरी एक्शन सरकारी महकमे अथॉरिटीज कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लें। दोनों सूरतों में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन को अंडरलाइन कर लें। एक्सेप्शन के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आगे एक्सेप्शनल है, ठीक है, वरना इसमें कह रहा है नॉर्मली रूटीन की जो छोटी मोटी लिटिगेशन होती है उसको हम लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन एग्जाम में रूटीन वाली पूछते नहीं। ठीक है, बाजू का कोई वारंटी का केस आ जाता है, कस्टमर आपको पता है बाजू का नाराज होना, प्रोडक्ट सही ना मिले तो वो छोटे मोटे मसले में भी केस कर देता है। कंज्यूमर कोर्ट में हो सकता है केस चल रहा, कंज्यूमर कोर्ट वाले केस थोड़ी एमसीक्यू मैटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा कोई इशू होगा, कत्ल का केस नहीं होगा, कंपनी कत्ल करेगी वो होगा, हाँ कोई नुकसान पहुंचा हो, ये कह सकते हैं उसको, कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई हेल्थ इशू हो, जैसे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया है, इंग्रेडिएंट्स में ऐसे थे जो हार्मफुल थे। ठीक है, आईएसएन भी शायद इसकी एक एग्जांपल देता है, जिसमें कहता है कि होटल में कोई खाना खाया था जिसके बाद मेहमानों की तबीयत खराब हो गई, शायद इसका भी एग्जांपल है। या एक बात का ऐसा होता है कि एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कंज्यूमर को कोई नुकसान पहुंचा। जैसे गाड़ी आई, केस स्टडी में उसने कहा जी वो टाइम पे ब्रेक नहीं लगे, और हमें 10-15 इंस्टेंसेस ऐसे मिले जिसमें पता चला एक्सीडेंट हो गए। एक केस स्टडी में उसने कहा जी कोई प्लाजा बनाती है कंपनी, प्लाजा खड़ा किया और पता चला कि जी वो गिर गया, उसमें सस्ता मटेरियल इस्तेमाल वगैरह वगैरह। तो इस तरह के इशूज जो भी हो सकते हैं, इजाजत है मेरे भाई। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक्सेप्शन लिटिगेशन रेगुलेटरी एक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट, अगर सब्सीक्वेंट इवेंट ये रैंक के बाद कोई इवेंट अगर हुआ, ठीक है,
तो उसके ऊपर एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, आप इसमें देख के मुझे बताइए क्या उसने मेंशन किया है कि एडजस्टिंग इवेंट होगा फिर एब्सोल्यूट मैटर आएगा कि नॉन एडजस्टिंग पे आएगा, कि किसी पे भी आएगा? अल्फाज पढ़ के मुझे बताइए, किसी पे भी आएगा, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट के भी डिस्क्लोजर्स होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट होना भी जरूरी है। बिल्कुल, एग्जाम में आपको जो चीज आ जाए वो सिग्निफिकेंट है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट, लेकिन आईकैप की प्रैक्टिस क्या है कि वो इसमें नॉन एडजस्टिंग इवेंट को पूछ रहा है, लेकिन एडजस्टिंग इवेंट भी हो तो उसमें भी एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ आ सकता है। और फिर उसके बाद उसने आपको स्टैंडर्ड दिया है ISA 560, ये याद कर लें। इसका मतलब है सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड हमारे सिलेबस में जो स्टैंडर्ड है वो है ISA 560। इसके बारे में डिटेल हम ISA 560 में पढ़ेंगे कि इसके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सिग्निफिकेंट इवेंट फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइश्यूड और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर रीस्टेटेड। इनमें फर्क ध्यान में रखिएगा। सम टाइम ऐसा होता है, आपने IAS 8 पढ़ा होगा। IAS 8 बेसिकली क्या करता है? IAS 8 कहता है कि इस साल ऑडिट करते हुए अगर पिछले साल में आपको कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, एरर नजर आ जाए, आपने उसे करेक्ट करना है रेट्रोस्पेक्टिवली। ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट करेंगे उसे रेट्रोस्पेक्टिवली, ये हमें IAS 8 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब कंपैरेटिव रीस्टेट हुए, रीस्टेट चेंज हो गए ना, तो रीस्टेट हो गए, उसके ऊपर आप हम लिखते भी हैं रीस्टेटेड काउंटिंग में, आपने उनको एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ में मेंशन करना है कि क्या रीजन हुई रीस्टेटमेंट की। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट होती हैं तो हमने एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सुन ले, जो काउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोबेबली डिस्कस नहीं करते डायरेक्टली, वो ये हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जो ज्यादा लेंथी है लेकिन शायद कुछ केसेस में ज्यादा बेहतर है। वो क्या, वो जरा गौर से सुनिएगा। वो ये कि इस साल अगर आपको ये पूरे स्टैंडर्ड में सबसे अहम कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं 710 का, इस साल अगर पिछले साल में कोई मिस स्टेटमेंट नजर आई है तो बजाय ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट करें, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट करें मतलब इस साल काम ठीक हो गया लेकिन पिछले साल वाला तो गलत ही रहा, आप पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करके री इशू करें और फिर वो जो री इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स हैं उन्हें इस साल कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के तौर पे कंपैरेटिव के तौर पे यूज करें। एक ऑप्शन ये है। तो दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। पहली ऑप्शन क्या हो गई कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट कर दें, ये इजी ऑप्शन, शॉर्टकट अप्रोच। मैं कंपैरेटिव को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, काउंटिंग में शायद कंपैरेटिव का वर्ड यूज होता है, ऑडिट में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का वर्ड यूज होता है। ये ज्यादा बेहतर है टर्म, आपको हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स होती है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर यूज करने वर्ड तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट। तो दोनों ठीक है। आपके ख्याल में कौन सी वाली ऑप्शन बेहतर है? अगर हमें इस साल पिछले साल मिस स्टेटमेंट नजर आए, क्या रीस्टेटमेंट की तरफ जाना चाहिए कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइश्यू करना चाहिए? रीस्टेटमेंट इजी ऑप्शन है, लेकिन बाज़ औक़ात री इशू भी किया जाता है। दोनों सूरतों में शेयर होल्डर्स को रीजन बतानी है क्यों रीस्टेट या री इशू किया, दोनों सूरतों में एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ आएगा। लेकिन याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर री इशू की जाती है, ये मसला 560 का, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट की जाती है 710। ये जो री इशू वाला था ना, ये 560 का इशू है। 560 में डिस्कस हुआ है उसने कि हमने किसको कैसे री इशू करना है, प्रोसीजर क्या होंगे। 710 भी ये ऑप्शन डिस्कस करता है। जब जो पास्ट पेपर का केस स्टडी होती है ना, केस स्टडी सेट करता है, उसमें वो 560 और 710 इन दोनों को कंबाइन करके भी पूछ सकता है। तो दोनों फर्क समझ आया? री इशूड का कंसेप्ट क्या है? पिछले साल की यानी अभी का ऑडिट फिर हम साइडलाइन लगा देते हैं, पहले कहते हैं पिछले साल वाला काम ठीक करें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो, फिर उसके बाद करंट। ये इशू डिस्कस हुआ है 560 में, और करेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट करें तो 710। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? री इशू हो या रीस्टेटमेंट, एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ आएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, कोई भी मेजर डिजास्टर हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए। ये जब कोविड-19 का इशू हुआ था, ये मेजर डिजास्टर था, उस साल में अक्सर कंपनीज ने एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया था एक्सप्लेन करने के लिए। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर काउंटिंग स्टैंडर्ड की एक इफेक्टिव डेट होती है, गैस कीजिए उससे पहले आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, अमूमी तौर पे लिखा होता है कि इफेक्टिव डेट ये है, यानी इफेक्टिव डेट के बाद अप्लाई करना लाजमी है, उससे पहले इनकरेज किया जाता है। तो अगर हमने उसे अर्ली अप्लाई कर लिया, जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने बताना है कि सर इस साल जो प्रॉफिट में आपको मटेरियल चेंज नजर आ रहा है ना, ये किसी ऑपरेशन की वजह से नहीं है, ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया उसकी वजह से, भाई बता देना चाहिए ना। ये फिर व्हेन ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये 210 का इशू है इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का, ये बाद में हमने डिस्कस करना है। और ये ऐसा इशू है कि आगे चल के हर इंगेजमेंट, अदर टाइप ऑफ इंगेजमेंट में भी आएगा। ये मसला रिव्यू इंगेजमेंट में भी है, ये मसला स्पेशल ऑर्डर ISA 800 सीरीज में भी है, ये मसला अदर टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट में भी है। ये याद रखिएगा, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, अक्सर केस स्टडी में पूछता है कि जब कभी आपने कोई भी इंगेजमेंट एग्री करनी है ना, एग्री करने से पहले ये देख लेना है कि क्या उसका फ्रेमवर्क, उसका क्राइटेरिया आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है, इंगेजमेंट एक्सेप्टेबल। क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इंगेजमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने चेक करनी है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो बताइए इंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं? कर लेना चाहिए।
लेकिन इस सिचुएशन में फिर बताना भी चाहिए कि भैया फ्रेमवर्क मेरे लिए तो ऑडिट कहता है मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ था इसीलिए मैंने ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया और रिपोर्ट दे रहा हूं। लेकिन ये मेंशन भी करना है, कहां करना है, एमसीओ मेटा पैराग्राफ। और फिर व्हेन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट, प्रोबेबली सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होने वाली एग्जांपल है। एक ये पहली, दूसरी भी पहली, दूसरी ये भी ज्यादा, और सातवीं, बाकी भी यूज हो सकती है। कुछ केस स्टडी में 6 भी यूज हुई है, ये भी फ्रीक्वेंटली में, सारी अहम है, सारी अहम। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एमसीओ मैटर पैराग्राफ इज डिस्करेज, एक्सेसिव डिस्क्लोजर इज डिस्करेज। कह रहा है ऐसा ना हो कि हर मैटर को ही आप एमसीओ मैटर पैराग्राफ बना रहे हो। सिर्फ जिन मैटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है उन्हीं को एमसीओ मैटर पैराग्राफ, ज्यादा मैटर को भी एम्फसाइज करें ना तो वो एम्फसिस का मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है जी। एंड एक्सेसिव डिस्क्लोजर शुड बी अवॉइडेड, और एक्सेसिव डिस्क्लोजर भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एमसीओ मैटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर छोटा हो, उस मैटर को एम्फसाइज कर रहे हैं तो ऑडिट बोर्ड में डिस्क्लोजर ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कभी कि मजीद डिस्क्लोजर ऐड करने की जरूरत है तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऑडिट रिपोर्ट में आपने इनको इंक्लूड नहीं करना, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करवाना है। ठीक है जी। तो ये हुआ एक्सेसिव यूज ऑफ एमसीओ मैटर पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड, ये समझ आ गया। ठीक है, जैसे होता है ना बाज़ स्टूडेंट स्टैंडर्ड रीड करते हैं ना, वो एक एक चीज को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। वो आपने वो कहावत सुनी होगी, व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन, है। जब हर चीज को एम्फसाइज कर रहे होंगे इसका मतलब क्या है कि एम्फसाइज का मकसद ही खत्म हो गया। हमने सिर्फ चंद एक चीजों को जो वाकई में अहम है उन्हीं को एम्फसाइज करना है रिपोर्ट में, उन्हीं को एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। प्लेसमेंट एमसीओ मैटर पैराग्राफ किधर आएगा ये डिपेंड करता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस के ऊपर। एक चीज तो कंफर्म है, देखिए एमसीओ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन की प्लेसमेंट बताते हैं कि ये सबसे पहले आना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो कहते हैं कि ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा पैराग्राफ पहले लिखे कौन सा पैराग्राफ बाद में लिखे। लेकिन जजमेंट भी आपको पता है कुछ रूल्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो स्टैंडर्ड ने एक रूल बताया हुआ है कि आपने ये देखना है कि कौन से वाला मैटर आपके लिए ज्यादा अहम है। जो ज्यादा अहम मैटर होगा वो पहले आए, जो कम अहम मैटर है वो बाद में आए। यानी एमसीओ मैटर पैराग्राफ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन के तो बाद में आएगा, ये तो पक्की बात है ना, सबसे पहले ओपिनियन बेसिस ओपिनियन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि की ऑडिट मैटर भी है उसी रिपोर्ट के अंदर, तो की ऑडिट मैटर पहले आएगा या एमसीओ मैटर? जो ज्यादा अहम है। रूल क्या है ऑडिटर के ख्याल में? जो ज्यादा अहम है। अगर ऑडिटर समझता है एमसीओ मैटर ज्यादा अहम है पहले एमसीओ मैटर, अगर ऑडिटर समझता है की ऑडिट मैटर ज्यादा अहम है तो पहले की ऑडिट मैटर। ठीक है, नॉर्मली कह रहा है ये की ऑडिट मैटर से पहले ही आता है क्योंकि एमसीओ मैटर ज्यादा सिग्निफिकेंट समझा जाता है। लेकिन ये कोई पक्का रूल नहीं है, अगर चाहे ऑडिटर तो की ऑडिट मैटर पहले इंक्लूड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एमसीओ मैटर पैराग्राफ को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? सबसे पहले तो हेडिंग दी जाएगी। वो कह रहा है सेपरेट सेक्शन आएगा, ऑडिटर में ऐड फर्दर कंटेक्स्ट, यानी हेडिंग लिखी जाएगी एमसीओ मैटर पैराग्राफ, या तो चाहे सिर्फ हेडिंग एमसीओ मैटर पैराग्राफ लिख के उसके नीचे पैराग्राफ को मेंशन कर दे, प्रेजेंट कर दे, या हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी दीजिए। जैसे ये नोट कीजिए एमसीओ मैटर से हेडिंग दिया है, इसके साथ आगे सब हेडिंग भी दे दिया, ये फर्दर कंटेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। ये क्या है कि एमसीओ मैटर पैराग्राफ किस चीज पे दे रहे हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट। स्टैंडर्ड याद रखिए, सब्सिक्वेंट इवेंट लिखना रिक्वायर नहीं करता, एमसीओ मैटर पैराग्राफ लिखना रिक्वायर करता है। पैराग्राफ मेंशन करें, चाहे तो फर्दर कंटेक्स्ट ऐड करें चाहे ना करें। इस पैराग्राफ में 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, मैटर बताना है आपने ये कौन सा है जिसको एमसीओ मैटर पैराग्राफ दिया जा रहा है, यानी ये उस पैराग्राफ के अंदर। रेफरेंस एंड नोट्स ऑफ अकाउंट का जहां पे फुल डिस्क्लोजर अवेलेबल है, इसका मतलब एमसीओ मैटर में फुल डिस्क्लोजर नहीं आएगा। एमसीओ मैटर में आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है और डिटेल के लिए जैसे अखबार की वो होती है ना हेडलाइन, ये उस तरह का काम करना है आपने। ये थोड़ा सा आपने हेडिंग दे दी, थोड़ी सी खबर दे दी, उसके बाद कहा बकिया सफा नंबर उस पर मुलाहजा फरमाएं। तो ये नोट्स ऑफ अकाउंट का रेफरेंस दे देना है और साथ में ये लिखना है दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। 706 में जो मैटर्स हैं इनमें से किसी भी मैटर के ऊपर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना किसी में। क्यों? क्योंकि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन आया तो 705 में चला जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए तीनों एलिमेंट आपको समझ आ रहे हैं। अब आगे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन एडिक्वेट। ये एग्जांपल उसने किस चीज की दी है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन की। सोच के मुझे बताइए, क्या एमसीओ मैटर की एग्जांपल में एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी? पक्का। अब आपने क्या करना है, इसको रीड करना है और मुझे बताना है कि जो ड्राफ्ट, ये असूल है ड्राफ्टिंग के और ये ड्राफ्टिंग है, क्या उसने इन्हीं रूल्स के मुताबिक ड्राफ्टिंग की है? ये जरा पढ़ के मुझे बताएं। पहला असूल क्या था? क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर। दूसरा रेफरेंस। तीसरा ऑडिट ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ये गौर से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में इस कांसेप्ट को टेस्ट करेगा। कह रहा है वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर X ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which describe the uncertainty relating to the outcome of lawsuit filed against a company by XYZ company. Our opinion is not modified in respect of this matter.
तीनों चीजें पूरी हो रही हैं। एग्जाम में अगर इनमें से किसी एक चीज को स्किप कर दे ना, रेफरेंस को स्किप कर दिया, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इसको स्किप कर दिया, या इसमें कोई और वायलेशन कर दी, क्या आप उसको पहचान लेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, ड्राफ्टिंग का एक असूल होता है, वो मैं आपको बता दूं। मॉडिफाइड ओपिनियन 705 और बाकी के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में 3 चीजें आपने ग्रिप में रखनी है हर रिपोर्टिंग के हर स्टैंडर्ड में। नंबर 1, वो स्टैंडर्ड जिस चीज को डिस्कस कर रहा है आप केस स्टडी में उसे आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। यानी 705 पढ़ा तो आप केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के काबिल हो कि ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, इस पे टाइप ऑफ ओपिनियन क्या आएगा। 706 पढ़ा तो आपको पता हो कि ये एमसीओ मैटर है, अदर मैटर की एग्जांपल है, ये इस सिचुएशन में हमने एमसीओ मैटर देना है, इस सिचुएशन में अदर मैटर। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना कि इस सिचुएशन का इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। दूसरा, आपको इस काबिल होना है कि उस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट को ड्राफ्ट भी कर सके, यानी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन को ड्राफ्ट भी कर सके, ये स्किल होनी चाहिए आप में। डिस्क्लेमर ओपिनियन ड्राफ्ट भी कर सके, एमसीओ मैटर ड्राफ्ट भी कर सके। ये जो बार-बार एग्जांपल्स कल के स्टैंडर्ड में भी एग्जांपल्स थी, आज के स्टैंडर्ड में भी एग्जांपल्स आ रही है, उनकी रीजन यही है, ड्राफ्टिंग कर सके। और तीसरी चीज जो ज्यादा अहम है अब कि दूसरी से ज्यादा अहम है तीसरी चीज कि अगर उसने खुद से ड्राफ्टिंग आपको दे दी, आप उसमें से एरर्स या ओमिशंस आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। ये ज्यादा अहम है। 3 स्किल्स हैं हर रिपोर्टिंग के हर स्टैंडर्ड में, आप में 3 स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई इंपैक्ट, खुद से बता दे। क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, इसमें एमसीओ मैटर आएगा, इसमें की ऑर्डर मैटर आएगा, इसमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आपने अपने फादर बनाना। दूसरा क्या चीज है? ड्राफ्टिंग, उसको ड्राफ्ट करना स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग में। और तीसरी क्या चीज है? उसमें एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई करना। भैया ना करें, मैं लेक्चर डिस्टर्ब होता है प्यारे भाई। अब थोड़ा सा प्यारे भाई जरा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। अदर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अभी कुछ दूसरी एग्जांपल है जो दी गई है। ये सब्सिक्वेंट इवेंट, इस एग्जांपल को भी पढ़ लें। सब्सिक्वेंट ये क्या है? फायर डिस्ट्रॉयड एसेट्स आफ्टर स्टैंडर्ड। किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर किसी जगह जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, वो आपके लिए बहुत अहम होती हैं। केस स्टडी वो उन एग्जांपल चांसेस है उन एग्जांपल से ही उठाएगा या उनको यूज करता है इन एग्जांपल्स को केस स्टडी बनाने में। सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्ट्रॉयड एसेट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कोई आग लगी उसके बाद एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है। इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी वो कौन सी वाली थी? वो सब्सिक्वेंट इवेंट की नहीं थी, वो कौन सी थी? एक्सेप्शनल लिटिगेशन की थी। इसमें भी देखिए वही रूल है, we draw attention to note X of the financial statement which describe the effects of a fire in the company's production facilities. Our opinion is not modified in respect of this matter. तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, रेफरेंस भी, मैटर भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। अच्छा, ये एग्जांपल है आईएस 800 की। ठीक है, ये क्योंकि स्टैंडर्ड के आपस में बाजू आते इंटर इफेक्ट होता है ना, इंटर रिलेशनशिप होता है, एक स्टैंडर्ड दूसरे को इफेक्ट कर रहा होता है। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये एग्जांपल 706 में क्या मौजूद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में तो हमसे मैटर देना, बिल्कुल मौजूद है। और इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड भी है 800, आपको याद है, जो बताता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का। तो उसमें एग्जांपल है एमसीज ऑफ मैटर और उसके आगे लिखा होता है बेसिस ऑफ काउंटिंग। अच्छा, इसमें बेसिस ऑफ काउंटिंग क्यों लिखा है? क्या इसकी इजाजत है? ऊपर वाली एग्जांपल में तो सिर्फ एमसीज मैटर लिखा है, नीचे वाली एग्जांपल में एमसीज मैटर के साथ बेसिस ऑफ काउंटिंग में लिखा है, ये क्यों? हाँ, फर्दर कंटेक्स्ट ऐड किया है, इसकी स्टैंडर्ड ने इजाजत दी हुई है। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो कह रहा है वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट टेक्स्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ काउंटिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू जो के डिस्क्राइब करते हैं बेसिस ऑफ काउंटिंग को। अब बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या जनरल पर्पस होगी, आईएफआरएस होगी? नहीं, वो तो कोई स्पेशल पर्पस होगी। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं? टैक्स बेसिस, कैश बेसिस, ठीक है, नॉन गोइंग बेसिस भी इसमें आ सकता है, लेकिन वो 570 में डिस्कस होता है। रेगुलेटरी बेसिस फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क, ये सारे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होते हैं। कैश बेसिस भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, जनरल नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें बता दिया कि ये नोट नंबर है और ये मेंशन कर दिया कि किस चीज के ऊपर हम एमसीओ मैटर पैराग्राफ दे रहे हैं बेसिस ऑफ काउंटिंग के ऊपर। आगे कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर टू असिस्ट द कंपनी टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेटर डीईएफ। अब ये उस मैटर को डिस्क्राइब कर रहा है कि स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग स्पेशल है, और स्पेशल किस वजह से है? रेगुलेटर। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ खास तौर पे आप उसके ऊपर गौर करें। इसके बाद असूली तौर पे तो होना चाहिए था आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ये लाइन भी है, ये लाइन अंडरलाइन करें। एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस, इसको अंडरलाइन कर लें और इसके साथ लिखे दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो अल्फाज है, दोनों में फर्क है। ठीक है, एक चीज क्या है कि मैंने नोट्स इन अपने स्टूडेंट को दिए और कहा ये नोट्स मेरे स्टूडेंट के लिए सिर्फ यूजफुल है, एक स्टेटमेंट ये है।
इसमें मैंने ये तो बता दिया कि इन नोट्स का फायदा मेरे स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं रोका। ये अगर अपने दोस्त को शेयर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मैंने कह दिया कि मेरे लिए, लेकिन मैंने रोका नहीं, अल्फाज का फर्क है। ये अलग स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट लगा है, मैंने इनको नोट्स दिए और कह दिया कि ये आपने और किसी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने फर्दर। ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इन अल्फाज से ना बाज़ का जो अल्फाज उसने यूज किए हैं, इनसे स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं कि ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये वाला सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। यूज तो कह रहा है कि यूजफुल नहीं है और किसी के लिए मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। यूज के बारे में तो बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। इसलिए कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना हो अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अदर मैटर पैराग्राफ से मुझे याद आया, अगर मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल है, रिपोर्ट में ओपिनियन क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन एक ही आएगा कि दो आएंगे? एक ही आएगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में किसको एक्सप्लेन करेंगे? दोनों को। अच्छा, अब जरा सोच के जवाब दीजिएगा। मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट मटेरियल है, ओपिनियन क्या आएगा? एडवर्स ओपिनियन आएगा। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखा होगा? दोनों। पहले किसको एक्सप्लेन करेंगे? परवेसिव मिस स्टेटमेंट को, फिर स्कोप लिमिटेशन को। लेकिन मेरी बात सुने, ये जी बात नहीं होगी कि बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन तो मिस स्टेटमेंट के केस में आता है, लेकिन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, उसमें मैं एतराज नहीं कर रहा। और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर दिया। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? ये हेडिंग बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की है, वो मिस स्टेटमेंट में आता है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन लिख दिया। स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है, स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है, ठीक है। वो कहता है असल में तो लग ही आना चाहिए था, लेकिन क्या करे, दो ओपिनियन दे नहीं सकते। और यूजर को हर इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है जो भी रेलिवेंट हो। ओपिनियन बड़ी बात चाहे बता दी, लेकिन छोटी बात भी अगर यूजर के लिए अहम हो वो बता रहा है। एक 705 में या 700 में कंसेप्ट है छोटा सा, 705 में गालिबन, अगर ऑडिटर किसी वजह से विड्रॉ कर रहा हो तो रिपोर्ट तो नहीं देगा, ये पक्का है ना। विड्रॉ में रिपोर्ट तो नहीं होती। क्या विड्रॉ से पहले अगर उसे कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट सामने आई है, दो चाबी गवर्नेंस को बतानी चाहिए कि नहीं? क्यों? वो तो विड्रॉ कर रहा है, वो तो उसका स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट थी, उसका इफेक्ट परवेसिव था, उसने विड्रॉ कर लिया। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर ऑडिटर ने मेहनत की है, कोई चीज ऐसी आइडेंटिफाई की है जो यूजर्स के लिए अहम है, उसे बता देनी चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये दोबारा वापस आते हैं, ये वाली लाइन क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, ये यूज को तो वो स्पेसिफाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, रिपोर्ट को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं रोक रहा। ये लाइन समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। इफ मैटर इज की ऑडिट एज वेल एज फंडामेंटल, वो कह रहा है क्या हो अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर भी हो, एमसीक्यू मैटर भी हो, क्योंकि ऑडिटर की जजमेंट में डिपेंड करता है ना, की ऑडिट मैटर भी एमसीक्यू मैटर में। कहता क्या हो, तो फिर आप इसको की ऑडिट मैटर में प्रोमिनेंट करके प्रेजेंट करना है। कोई एक मैटर एमसीक्यू मैटर भी है, की ऑडिट मैटर भी है, तो फिर क्या करें उसे की ऑडिट मैटर में, लेकिन कैसे? आम अमूमी तौर पे नहीं, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट करने के उसने 2-3 तरीके बताए। नंबर 1 टॉप पे ले आए, नंबर 2 उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें, हेडिंग्स वगैरह बना दें उसकी, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर लें, प्रेजेंटिंग द मैटर मोर प्रोमिनेंटली। चलिए, ये हमारी एमसीक्यू मैटर की डिस्कशन क्लियर, डन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलते हैं अदर मैटर। अदर मैटर में भी अगेन सबसे अहम चीज क्या है हमारे लिए? एग्जांपल्स। सबसे अहम चीज क्या है? एग्जांपल्स। कह रहा है अदर मैटर पैराग्राफ, पहले डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इज इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसिडर्स नेसेसरी टू कम्युनिकेट अ मैटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। नॉट एमसीक्यू मैटर में क्या था? डिस्क्लोज। इसका मतलब है अदर मैटर उन मैटर्स के ऊपर होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो चीज डिस्क्लोज होती है जो से रिलेट करती हो, अदर मैटर रिलेट ही नहीं करते उससे, ठीक है। फिर कह रहा है कि बट इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी अदर मैटर ऐसी चीज के ऊपर होना चाहिए जिसको कम्युनिकेट करना लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया। क्योंकि अगर लॉ ने किसी चीज को मना कर दिया हो, हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो काम करते हैं कि नहीं करते? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने काम कहा हुआ करो, लॉ ने लोकल लॉ ने मना किया हुआ नहीं करना, हम क्या करते हैं? हम नहीं करते हो। तो ये स्टैंडर्ड ने भी कह दिया कि अगर लोकल लॉ मना करें तो फिर उसके ऊपर किया जो अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं होगा, और अगर कोई की ऑडिट मैटर है इसमें भी अदर मैटर नहीं आएगा। एग्जांपल ऑफ सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस व्हेन अदर मैटर इज इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। अब ये एग्जांपल ध्यान से पढ़ने वाली है, समझने वाली है, इनको ध्यान से समझेगा। एमसीक्यू मैटर के एग्जांपल्स भी, अदर मैटर, ये एग्जांपल्स के तौर पे तो यूजफुल है ही है, ये उन स्टैंडर्ड के रेलेवेंट कांसेप्ट भी डिस्कस हो रहे हैं इनडायरेक्टली। पहला, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। इंटरेस्टिंग, आपको एक पॉइंट बताता हूं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप कंफर्म कीजिएगा अगर किसी। IS1 जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उसमें कंपैरेटिव शामिल है, ऐसा ही है। कंपनीज एक्ट में भी कंपैरेटिव शामिल है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक IS1 में भी गालिबन
ठीक है, IS1 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल में डिफाइन करता है ना, उसमें शायद कंपैरेटिव है, कंपनी सेट में है, ये मुझे कंफर्म है, और जहां तक मुझे इंटरेस्ट है IS1। लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है ना, वो कंपैरेटिव या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को करंट ऑडिटर वेरीफाई नहीं करता, वो सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स को वेरीफाई करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 24 की फिगर भी होगी, 23 की भी होगी। इस साल के 24 के ऑडिटर ने किसको वेरीफाई करना है? 23 को नहीं करना, ठीक है। लेकिन यूजर को बताने के लिए कि भैया मेरी जिम्मेदारी में 24 की फिगर्स को वेरीफाई करना शामिल है, 23 नहीं, वो क्या करता है? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर देता है कि भैया पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल आया हूं, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट ही नहीं हुई या किसी और ने ऑडिट की है, क्या कंपैरेटिव ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में शामिल है? ये बात यूजर को बतानी चाहिए। कैसे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ। अनऑडिटेड के केस में भी और ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर के केस में भी, दोनों में फर्क है। लेकिन अगर पिछले साल का ऑडिट भी हम ही ने किया और इस साल का ऑडिट भी हम ही कर रहे हैं, फिर अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि फिर जाहिर है वो पिछला साल भी हमारी ही जिम्मेदारी था। ये बात IS 510 में डिस्कस हुई है, स्टैंडर्ड नंबर याद रखिएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है पिछले साल के साथ, ओपनिंग बैलेंसेस के साथ, पिछले साल के साथ स्टैंडर्ड कौन सा डिस्कस करता है? 510। फिर इफ ऑडिटर इज एंगेज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल आई करने कई दफा पूछी। अगर ऑडिटर 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एंगेज किया गया है, जैसे एक IFRS और दूसरा कोई नेशनल फ्रेमवर्क, और ऑडिटर ने दोनों के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना, IS 800, तो फिर क्या करेगा? अदर मैटर पैराग्राफ ऐड कर देगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जब 2 फ्रेमवर्क के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब पहला फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट कर रहा है ना, उस वक्त ऑडिटर को नहीं पता होता कि बाद में मुझे दूसरे फ्रेमवर्क का भी ऑडिट, वो बाद में किसी वजह से मैनेजमेंट उसे एंगेज कर लेती है। तो जो ये अदर मैटर पैराग्राफ आता है ना, गैस कीजिए, उसने एग्जांपल में क्लियर नहीं किया, लेकिन ये अदर मैटर पैराग्राफ जब आएगा, क्या लाजमी है कि दोनों फ्रेमवर्क की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है उनकी रिपोर्ट में आएगा, या नॉर्मली ये सब्सिक्वेंट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए उस रिपोर्ट में आएगा? ये सोच में रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली पहला फ्रेमवर्क होता है जो उसमें ऑडिटर को कंफर्म नहीं होता, जनरल पर्पस होता है वो भी, कि मुझे बाद में किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी ऑडिट करना। तो इसीलिए दोनों जब 2 सेट है ना, जैसे एक IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, एक कैश बेसिस के मुताबिक बनाई। IFRS में तो हो सकता है अदर मैटर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था बाद में कोई और फ्रेमवर्क के मुताबिक करना। लेकिन जब कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, उसमें अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा और एमसीक्यू मैटर भी आएगा। एमसीक्यू मैटर किस वजह से आएगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से। और अदर मैटर किस वजह से आएगा? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से। और अगर वो रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी रिस्ट्रिक्ट करनी हुई स्पेशल पर्पस वाली, ये भी तो हो सकता है, तो फिर भी अदर मैटर आएगा। एक मिनट रुक के दोबारा सोचिए। पहले हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहे थे, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, महीने बाद क्लाइंट आया, उसने कहा सर ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक भी ऑडिट कीजिए। हमने कहा अच्छा किसको जानी है ये? उसने कहा कैश बेसिस है, बैंक को जानी है, बैंक के अलावा किसी को नहीं जानी। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? नंबर 1 एमसीक्यू मैटर आएगा, किस वजह से? स्पेशल पर्पस। नंबर 2 अदर मैटर आएगा, किस वजह से? रिस्ट्रिक्शन। नंबर 3 अदर मैटर आएगा, फिर से किस वजह से? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से। अब यहां पे वही कंसेप्ट जो मैंने आपको मॉडिफाइड बीने वाला बताया था, वही कंसेप्ट क्या कि एक ही अदर मैटर पैराग्राफ हेडिंग दे के नीचे दोनों लिख सकते हैं। जब एक मिस स्टेटमेंट, एक स्कोप लिमिटेशन, दोनों एक ही बेसिस पर क्वालिफाइड ओपिनियन के नीचे आ सकती हैं, तो एक ही अदर मैटर। अब आप खुद बताएं, हमारे ऑडिट में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि 2 अदर मैटर आ रहे हैं, एक आ रहा है रिस्ट्रिक्शन की वजह से, एक आ रहा है 2 सेट्स की वजह से। दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं। नंबर 1, 2 अलग अलग पैराग्राफ ऐड करें, दोनों की हेडिंग अदर मैटर दें। दूसरी ऑप्शन, एक ही पैराग्राफ लिखे अदर मैटर के नाम से, उसमें दोनों मैटर डिस्क्राइब कर दें। दोनों की आपकी इजाजत है, इजाजत दोनों की है। बेहतर आपको कौन सी लग रही है? सेकंड वाली। तो अब आप परेशान तो नहीं होंगे सर ये एक पैराग्राफ के अंदर 2 मसले क्यों आ गए, हेडिंग एक दी अदर मैटर की, उसमें दोनों क्यों आ गए? स्टैंडर्ड इजाजत देता है। इस पे भी हम एग्री। स्टैंडर्ड ने कहा एक बेसिस का क्वालिफाइड ओपिनियन दो, उसमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते स्कोप लिमिटेशन के, हमने कहा एग्रीड। स्टैंडर्ड ने कहा 2 एब्सोल्यूट मैटर आ जाए ना एक ऑडिट में, हेडिंग एक देके नीचे दोनों डिस्क्राइब कर दो, हमने कहा एग्रीड। स्टैंडर्ड ने कहा 2 अदर मैटर पैराग्राफ आ जाए, हेडिंग एक देके दोनों को ऐड कर दो, हमने कहा एग्रीड। लेकिन फिर एक काम स्टैंडर्ड ने किया, हमने कहा डिसएग्रीड। वो आपने ढूंढना है। एक काम स्टैंडर्ड ने किया, हमने क्या कहा? डिसएग्रीड। वो जाती तौर पे हमने कहा है, स्टैंडर्ड ने किया, उसको रोक थोड़ी सकता है। आपने मेंशन करना है कि वो काम क्या था। पहले एग्जांपल्स पढ़ते जाते हैं। ये दूसरी एग्जांपल भी क्लियर हो गई, 2 सेट्स वाली, इसको स्टाइलिंग मार्क कर लें। अहम एग्जांपल्स सब दोनों की है, एमसीक्यू मैटर की भी अदर मैटर की भी।
If auditor is required to express opinion on 2 periods and current opinion is different from that expressed in last year. ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एग्जांपल नहीं, यूएसए के कंटेक्स्ट में एग्जांपल है, या यूएसए जैसी कंट्रीज। पाकिस्तान में आईएसएस के मुताबिक पाकिस्तान में ऑडिटर की जिम्मेदारी है सिर्फ करंट ईयर के ऊपर ओपिनियन देना, लेकिन यूएसए में जो ऑडिटर होता है वो हर कंपैरेटिव्स के ऊपर भी ओपिनियन देता है। वो 2024 में 2 सालों के ऊपर ओपिनियन दे रहा होगा, 24 का भी 23 का भी। अब आपको लग रहा होगा जैसे वो हर साल डबल ऑडिट करता है, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? और जिस साल चेंज हो जाए उस साल क्या करता होगा? पिछले को क्या करता होगा? उठा नहीं लेगा, उसके वर्किंग पेपर रिक्वेस्ट करके मंगवा लेगा। और चूंकि ऑडिटर को पता होता है यार मेरे कुछ क्लाइंट इसके पास जाने तो उसके मेरे पास भी आने, मैं इसको वर्किंग पेपर दूंगा कल मुझे, तो इसीलिए हाँ जी पेटी भाई शाबाश। तो ये है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन 2 पीरियड्स। देखिए 2 सेट्स में और 2 पीरियड दोनों अंडरलाइन करें, दोनों में फर्क है। 2 सेट क्या है? 2024 ही है, एक दफा जनरल पर्पस एक दफा स्पेशल पर्पस, ये 2 सेट्स है। 2 पीरियड्स क्या है जनरली लेकिन 2 साल, सेट एक ही है लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी। ये अगली एग्जांपल। अच्छा इसमें भी नॉर्मल हालात में तो मैटर नहीं आएगा, जब डिफरेंट ओपिनियन होगा। यानी 2023 में आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, 2023 में 2023 और 22 में ओपिनियन देना था ना, दोनों पे अनमोडिफाइड है। 2024 में है 2024 का ओपिनियन अनमोडिफाइड और 23 का क्वालिफाइड। अब ये अजीब कंसेप्ट है, थोड़ा टेक्निकल बात मजीद जा रही है, लेकिन ये वो स्टैंडर्ड डिस्कस करता है। कहता है 2023 में 2023 पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया और 2024 में 2023 का क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। कंफ्लिक्ट आ गया कि नहीं? कह रहा है इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? अदर मैटर में। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये स्टैंडर्ड में पूछेंगे ना जब 7-10 में, उसमें डिटेल में समझ आएगी। फिर 4 व्हेन ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्ट किसी और के पास ना पहुंचने पाए। कह रहा है नॉर्मली जनरल पर्पस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, स्पेशल पर्पस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। स्पेशल पर्पस हर किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है, बैंक ने लोन देना है, इन्वेस्टर ने बाय करना है कंपनी को। फिर व्हेन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एलैबोरेट ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो ऑडिटर ने रिस्पांसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है मजीद तो अदर मैटर में एक्सप्लेन कर सकता है। ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, पाकिस्तान में एलैबोरेशन जरूर है, लेकिन जो रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया वो ये दिया गया कि आपने अदर मैटर में नहीं, अलग से हेडिंग में मैं ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में ही इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज, पर 5वें के ऊपर इतना फोकस नहीं करना आपने, ये इतनी अहम नहीं है। छठा, इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन इंपोज्ड बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। 705 में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इंपोज्ड लिमिटेशन हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो पहले विथड्रॉ की कोशिश करनी है। अगर विथड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब देना है। और जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है तो अदर मैटर में एक्सप्लेन करना है इस विषय में कि क्यों विथड्रॉ नहीं किया। अदर मैटर में क्या एक्सप्लेन करना है? क्यों विथड्रॉ नहीं किया। ठीक है, चलिए ये हमारी एग्जांपल्स देखिए, क्योंकि एग्जांपल्स आपने परफेक्ट रखनी है अपनी। प्लेसमेंट में फिर वही कह रहा है कि भाई जिससे प्लेसमेंट इतनी अहम नहीं होती, कि अगर अदर मैटर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के 2 हिस्से होते हैं ना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल में अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ, वैसा ही है एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी। अदर मैटर पैराग्राफ जिससे रिलेट करता है उस वाली सब हेडिंग के नीचे है। प्रेजेंट कैसे करना है, अगेन उसी तरह हेडिंग देनी है और फर्दर कंटेक्स्ट ऐड करना है। जो चीज नोट करने वाली है वो ये, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ स्टैंडर्डाइज था, उसमें 3 स्टेप्स उसने बताए थे कि एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। अदर मैटर में नहीं बताया इसका स्टेप्स। इसका मतलब अदर मैटर केस टू केस वेरी करेगा, इसका कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है अदर मैटर का। सबसे ज्यादा जो 20% ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ आता है वो कौन से वाला होता है? अदर मैटर पैराग्राफ। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर राइट। आपको पता है नॉर्मल रूटीन है, हर 5 साल के बाद ऑडिटर चेंज होता है, तो इसका मतलब है हर 6ठे साल की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। तो क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020 वर ऑडिटेड बाय अनदर राइटर हु एक्सप्रेस्ड एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन दीस स्टेटमेंट्स ऑन March 31, 2001। ये क्या कह रहा है? ये ओपिनियन इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन दिया गया था उसकी बात कर रहा है। ओपिनियन तो ओपिनियन सेक्शन में आना चाहिए, अहम सवाल। ये अदर मैटर में ओपिनियन क्या कर रहा है? अदर मैटर में क्यों अनमोडिफाइड ओपिनियन कहा? ओपिनियन को तो ओपिनियन सेक्शन में नहीं आना चाहिए। ये पिछले साल का ओपिनियन है, इस साल का नहीं। इस साल का ओपिनियन सेक्शन में आएगा, ओपिनियन पैराग्राफ में आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ में किस ओपिनियन की बात हो रही है? प्रीवियस वाले की। तो आगे चल के जब 800 की सीरीज आएगी ना, उसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं सर इस रिपोर्ट में 2 ओपिनियन आ रहे हैं, एक ऊपर ओपिनियन सेक्शन में, एक नीचे अदर मैटर में। नहीं भैया, ओपिनियन एक ही है। अदर मैटर में तो पिछले ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पिछले साल ये ओपिनियन था। क्या कुछ और एग्जांपल्स भी है अदर मैटर की? बिल्कुल अदर मैटर की एग्जांपल्स हैं। नीचे बता रहे कंपनी इशूड सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Company has prepared a separate set of financial statement for the year ended December 31st in accordance with IFRS, on which we issued a separate auditor's report to shareholder of the company dated March 31, 2022। ये क्या है? ये पिछले साल की बात नहीं कर रहा,
ये तो इसी साल की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, कौन से वाला केस है ये, 2 सेट्स वाला। अच्छा, ये 2 सेट में सेट नंबर 1 की ऑडिट रिपोर्ट में ये पैराग्राफ आ रहा है कि सेट नंबर 2 की, क्योंकि देखिए वी इशूड पास्ट सेंटेंस यूज कर रहा है, इसका मतलब पहले एक इशू कर चुका है। ये दूसरी वाली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2 सेपरेट सेट में जो सेकंड सेट है उसमें अदर मैटर आ रहा है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पटिव पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ते समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। जो चीज मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं, अब एक ही चीज रह गई है, ये एग्जाम्पल पढ़िए। ये IAS 800 की एग्जाम्पल है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल जरा पढ़ के मुझे बताइए, इसमें ठीक है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या रूल्स के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है? गैस करें क्या है, पढ़ लिया क्या मसला इसमें? हाँ, अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इसमें ये जो है एज ए रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है। फिर कौन सी है, रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टीज अदर देन पार्टनरशिप और पार्टनर्स, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है। इसमें मसला क्या है जिस पे हम स्टैंडर्ड से एग्री नहीं करते, मैं जाती तौर पे एग्री नहीं करता, मसला क्या है? हाँ, एक महीने उसने एमसीओ मैटर के अंदर ही अदर मैटर को भी इंक्लूड कर दिया। भाई बेसिस वार क्वालिफाइड ओपिनियन में तुमने मिस स्टेटमेंट स्कोप में इकट्ठा कर दिया, हमने इतराज नहीं किया। तुमने एडवर्स ओपिनियन के साथ क्वालिफाइड स्कोप जो मिड स्कोप लिमिटेशन को हमने इतराज नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक ही एमसीओ मैटर की हेडिंग देके 2 एमसीओ मैटर नीचे एक्सप्लेन कर दिया, इतराज नहीं किया। एक ही अदर मैटर की हेडिंग देके नीचे 2 अदर मैटर लिख दिया, इतराज नहीं किया। लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा क्या कि एमसीओ मैटर की हेडिंग दी और उसके नीचे एमसीओ मैटर भी फिट कर दिया, अदर मैटर भी फिट कर दिया। नहीं, ये अलग अलग आना चाहिए था। एग्जाम में अगर इस तरह की सिचुएशन आए और आएगी, आपने रिपोर्ट के अंदर 2 पैराग्राफ रिकमेंड करने हैं, एमसीओ मैटर अलग बेसिस ऑफ काउंटिंग का और अदर मैटर अलग। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लाइन उठा के ऊपर लिख देनी है और इसके ऊपर अलग से हेडिंग दे देनी, खत्म। ड्राफ्टिंग सारी यही होगी, हेडिंग सिर्फ ऐड कर देनी है, समझ गए? ये है हमारा एमसीओ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ का। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं। एग्जाम्पल एक समझ आ गई। आज आपने सारे दिन में 2-3 दफा एग्जाम्पल्स को आपने रिफ्रेश कर लेना। एग्जाम्पल्स पक्की होनी चाहिए, केस स्टडी एग्जाम्पल के बगैर नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। और पूरे स्टैंडर्ड में जहां जहां एग्जाम्पल मिले ना, उसको आपने निकाल के बाहर कहीं अपने पास, जैसे वो जिन निकाल के बोतल में बंद करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड में से एग्जाम्पल निकाल के आपने अपने नोट्स में बंद कर लेनी है। जो भी बनाए, तावीज बनाए, चाहे कुछ भी, जो आपकी खुशी। क्लियर? कोई क्वेश्चन? हाँ जी। ये 7-10 में डिस्कस करेंगे, मैं अभी जानबूझ के नहीं ज्यादा डिटेल में गया। ये अभी जितनी एग्जांपल बताइए ना आपको 2 पीरियड्स वाली, इतनी भी समझ आ गई तो बहुत है। ये हाईली टेक्निकल एग्जांपल है। ये प्रोबेबली मेरे ख्याल के मुताबिक पूरे स्टैंडर्ड में, या मुझे तो ऐसा लगा था, मेरे साथ सबसे ज्यादा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड मुझे लगा ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जिस स्टैंडर्ड ने मुझे तंग किया, वो 7-10। तो मैं 7-10 ना 7-10 में छेड़ूंगा भी नहीं अभी, ना मैं इजी कंसेप्ट भी फिर मिक्स हो जाएंगे। 7-10 में अभी नहीं छेड़ा, मैं आगे लिखा हुआ 7-10 में जाके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ चेंज हो अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, ऑफिस फर्म का चेंज हो अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, कराची ऑफिस लाहौर में एंगेजमेंट अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, फर्म चेंज हो फिर आएगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।